हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लॉ विद के। आज हम पढ़ेंगे कंसीडरेशन के बारे में। कंसीडरेशन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है। स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन ऑफ कंसीडरेशन। कंसीडरेशन इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंसीडरेशन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है? प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन become agreement plus enforceable by law become a contract. So it is a most important part of a valid contract. The rule of consideration states that it is essential to have consideration for a valid contract. एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड और कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंसिडरेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट ड्राइव्ड फ्रॉम अ लेटिन वर्ड। एक लेटिन टर्म से इसको ड्राइव किया गया, इस वर्ड को बनाया गया है, जिसका मतलब है क्विड प्रो क्यो, विच मीन्स समथिंग फॉर समथिंग। कंसिडरेशन होता क्या है? समझ लो ये पार्टी ए है और ये पार्टी बी है। ए बोलता है बी को कि मैं अपना पेन सेल करना चाहता हूँ 4 रुपीज़ 10। तो जो ये 10 रुपीज़ हैं ये क्या है? हमारी कंसिडरेशन। बी इसको कंसीडर करेगा अमाउंट को, फिर अपना कंसेंट देगा। तो ये क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। सो दिस इज व्हाट कंसीडरेशन इज। और ये कंसीडरेशन हमेशा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाता। इट स्टेट्स दैट ईच पार्टी एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट शुड ऑफर समथिंग टू द अदर पार्टी। जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं वो दोनों पार्टीज एक दूसरे को कुछ ना कुछ ऑफर करें। यहाँ पे ए बी को क्या ऑफर कर रहा है? पेन। और बी क्या ऑफर कर रहा है? ₹10। व्हाट इज कंसीडरेशन? सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमें कंसीडरेशन की डेफिनेशन दी है। बेयर लैंग्वेज पढ़ते हैं। सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस टर्म कंसीडरेशन व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। ए और बी की एग्जाम्पल में समझते हैं। जो कंसीडरेशन होती है हमेशा प्रोमिसर के डिज़ायर से मूव करती है। जैसे यहाँ पे ए प्रोमिसर है, हमेशा ये अपनी डिज़ायर बताएगा कि उसको बी से चाहिए क्या। द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अब जो कंसीडरेशन है हमारे यहाँ प्रीविटी ऑफ कंसीडरेशन फॉलो नहीं होता। इस पे भी मैंने पूरी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो हमारे यहाँ पे इंडियन लॉ में प्रीविटी ऑफ कंसीडरेशन नहीं होता। तो जो ये अमाउंट है, जैसे इस एग्जांपल में 10 रुपीज़ की जो अमाउंट है वो बी भी दे सकता है और अदर पर्सन भी दे सकता है, मान लो सी। ठीक है, तो ये वही बोल रहा है। द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन or abstain from doing or does abstain from doing or promises to do or abstain from doing something such an act, abstency or promise is called a consideration for the promise। अब इसमें हमें डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि जो कंसिडरेशन है वो मनी भी हो सकती है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, कोई एक्ट भी हो सकता है, कोई प्रॉमिस भी हो सकता है और कोई थिंग भी हो सकती है। कोई ऐसा प्रॉमिस, जैसे ए प्रॉमिस करे बी से कि आप ये नहीं करोगे और बी बदले में बोले कि ठीक है, बदले में मैं ये नहीं करूँगा। तो इट कैन बी एन एक्ट, इट कैन बी अ प्रॉमिस, कैन बी एनीथिंग। कंसिडरेशन सिर्फ एक मॉनेटरी अमाउंट नहीं होती। पॉलक की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कंसिडरेशन इज अ प्राइस, ये एक प्राइस है, फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर इज ब्रॉट। एक प्राइस है जिससे दूसरे बंदे से प्रॉमिस करवाया जाता है। जैसे इस एग्जांपल में ए ऑफर कर रहा है पेन, तो पेन के बदले में वो बी से किस चीज़ की कंसेंट मांग रहा है? ₹10 की। एंड द प्रॉमिस दस गिवन फॉर द वैल्यू इनफोर्सेबल। अब जब उसने कंसेंट दिया, बी ने कंसेंट दिया 10 रुपीज़ देने का, तो इसने कॉन्ट्रैक्ट में एक वैल्यू ऐड कर दी, तो इट बिकम्स अ वैलिड कंसिडरेशन। है हमारा एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन। एक कंसिडरेशन को वैलिड कौन कौन से एसेंशियल्स बनाते हैं? द कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर। जैसे हमने पढ़ा था ऊपर ए और बी की एग्जांपल में, जो ए है वो हमारा प्रोमिसर है, ये हमेशा इसकी
डिज़ायर से मूव करेगी। ए की डिज़ायर है कि उसको अपने पेन के बदले में क्या चाहिए, ₹10। This implies that consideration will only be a valid when the promisor has requested it. एक वैलिड कंसिडरेशन तभी बनता है जब एक प्रॉमिसर रिक्वेस्ट करता है कि उसको चाहिए क्या। इफेक्टिवली एनी एक्ट डन वॉलेंटरी डज नॉट कंस्टिट्यूट वैलिड कंसिडरेशन। अगर कोई दूसरी पार्टी कोई अपनी मर्जी से कोई वॉलेंट्री एक्ट करती है तो उसको हम कंसिडरेशन नहीं मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बी बोलता है कि मैंने तेरा गार्डन क्लीन कर दिया, अब तू मुझे अपना पेन दे दे, तो इस एक्ट को हम कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। ये हमेशा हमारे प्रॉमिसर की साइड से ही मूव होनी चाहिए। ये बताएगा कि इसको क्या चाहिए और किस चीज़ के बदले में चाहिए। ओके, नेक्स्ट है द कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी टू एनी अदर पर्सन। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द प्रोमिसी टू सप्लाई द कंसिडरेशन। दूसरा, ये वही प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में फॉलो नहीं होता, जो कह रहा है कि प्रोमिसी की तरफ से कोई थर्ड पर्सन भी कंसिडरेशन दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो कंसिडरेशन है वो प्रोमिसी दे। फॉर एग्जांपल, इंडिया में बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, समझ लो मुझे घर खरीदना है, मेरे पास पैसे नहीं है, बट मैं अपने किसी रिलेटिव से या फ्रेंड से बोरो करके फिर भी हम खरीद ही लेते हैं। तो ये वही कॉन्सेप्ट है। इट में move from any other person even if you are stranger to the consideration। जैसे हमने बोला था ए बी के केस में सी भी कंसिडरेशन दे सकता है जो कि एक स्ट्रेंजर है इनके कॉन्ट्रैक्ट में। यू कैन सू एज लॉन्ग एज यू आर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। और जब कंसिडरेशन की बात आती है तब जो स्ट्रेंजर होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो भी पार्टीज को सू कर सकता है, प्रॉमिसर को सू कर सकता है। नेक्स्ट है द कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। कंसिडरेशन हमेशा लॉफुल होना चाहिए ऑब्वियसली। एन इलीगल कंसिडरेशन इज नॉट अ वैलिड एंड मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। ये भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। कंसिडरेशन हमेशा एक लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लो, ए और बी के बीच में अगर ए बोलता है कि आई विल गिव यू माई हाउस, आई विल गिव यू माई हाउस, अगर बी डी का मर्डर कर दे, तो ये क्या, इसमें जो कंसिडरेशन है जो बी से एक्ट परफॉर्म करवाया जा रहा है वो एक अनलॉफुल है, इलीगल एक्ट है। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल नहीं है, ये बन जाएगा हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिक्लेयर्स कंसिडरेशन अनलॉफुल इफ इट इज अ फॉरबिडन एक्ट। वही वॉइड कैसे होएगा, अनलॉफुल कंसिडरेशन कैसे होएगी, अगर जो एक्ट हो रहा है वो फॉरबिडन है अंडर एनी लॉ। इफ इट कॉज इंजरी टू पर्सन और हिज प्रॉपर्टी और इफ इट इज द इमोरल। अगर कोई एक्ट किसी बंदे को इंजरी कॉज कर रहा है या किसी की प्रॉपर्टी को इंजरी कॉज कर रहा है या फिर कोई इमोरल एक्ट कर रहा है तो वो कंसिडरेशन हम इलीगल मानते हैं, अनलॉफुल मानते हैं कि कंसिडरेशन शुड बी लीगल। नेक्स्ट, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड पॉसिबल। कंसिडरेशन हमेशा एक रियल और पॉसिबल चीज़ होनी चाहिए, ये नहीं कोई इम्पॉसिबल चीज़ हो। एन इम्पॉसिबल एक्ट कैन नॉट क्लासिफाइड एज वैलिड कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल ले लो, ए बोलता है कि तू मुझे अपना हाउस दे दे, टू बी कि जब मैं लॉटरी में पैसे जीतूंगा तो मैं वो तेरे को पे कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल एक्ट, कि लॉटरी में पैसे जीते ना जीते, तो ये इम्पॉसिबल एक्ट बन गया। तो यहाँ पे ये एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। Whatever is decided and agreed as a consideration must be capable of being performed। consideration हमेशा ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि capable हो परफॉर्म करने के लिए। impossibility may be legal, physical, moreover the consideration must not be uncertain। इम्पॉसिबिलिटी लीगल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, लेकिन जो कंसिडरेशन है वो अनसर्टन नहीं होना चाहिए, जैसे ये लॉटरी वाली एग्जांपल। द कंसिडरेशन में नॉट बी एडिक्वेट। अब ये एडिक्वेसी का क्या मीनिंग है यहाँ पे है, जैसे मैं बोल रही हूँ आई विल सेल माई हाउस टू बी, मेरे हाउस की वैल्यू है 1 करोड़, पर मैंने कितने पैसे लिए, सिर्फ 1 लाख।
तो ज़रूरी नहीं है कि जितनी वैल्यू है, समझ लो हाउस की जितनी वैल्यू है मैं वही लूँ, उससे कम भी ले सकती हूँ, उससे ज़्यादा भी। तो ये वही कह रहा है, द कंसिडरेशन में नॉट बी एडिक्वेट। द इंडियन लॉ स्टेट्स दैट एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज़ नॉट नेसेसरी। ज़रूरी नहीं आपको एडिक्वेट अमाउंट या फिर एक्ट ही करवाना हो एज अ कंसिडरेशन। द पार्टीज आर फ्री टू बार्गेन। बार्गेन तो बहुत चलता है इंडिया में। पार्टीज बार्गेन करती है, फिर एक वैल्यू सेट करती हैं। अ पुअर नेगोशिएशन वन बाय वन पार्टी डज नॉट मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। एक पार्टी नेगोशिएशन करने में अगर वीक है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं बनाती। हाउएवर द डिसीजन मस्ट बी मेड विद द फ्री कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज। देखो इनएडिक्वेट अमाउंट हो सकती है, लेकिन जो डिसीजन है दोनों पार्टीज का वो फ्री कंसेंट से होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन 3 टाइप्स की होती है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पढ़ लेते हैं। पास्ट कंसिडरेशन। इन अ केस ऑफ पास्ट कंसिडरेशन, द प्रोमिसर हैड रिसीव्ड द कंसिडरेशन बिफोर द डेट ऑफ प्रॉमिस, सच कंसिडरेशन इज कॉल्ड पास्ट कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन में क्या होता है, जो प्रोमिसर है, हमारी एग्जाम्पल में हम ए को प्रोमिसर बनाया हमने और बी है प्रोमिसी। इसमें क्या कह रहा है पास्ट कंसिडरेशन में कि ए ने कोई एक्ट करने से पहले ही बी से कंसिडरेशन ले लिया है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ए बाइक इज ऑन हिज वे टू द ऑफिस इज स्टॉप्ड ड्यू टू द लैक ऑफ पेट्रोल। ए ऑफिस के रास्ते में था और पेट्रोल ख़त्म होने की वजह से उसकी बाइक रुक जाती है। ए रिक्वेस्टेड बी हु वॉज पेट्रोल सेलर। यहाँ पे एग्जाम्पल में बी कौन है, हमारा पेट्रोल सेलर है। तो ए बी से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे पेट्रोल दे दे। बी गेव द पेट्रोल टू हिम, बी उसको पेट्रोल दे देता है। लेटर ए प्रोमिस बी टू पे ₹500 इन कंसिडरेशन फॉर हिज पास्ट कंसिडरेशन। तो यहाँ पे क्या देखो, ए और बी दो जने हैं। ठीक है, ए रास्ते में जा रहा था तो उसकी बाइक रुक जाती है। तो ए बी से रिक्वेस्ट करता है कि तू मुझे अभी पेट्रोल दे दे। ए की डिज़ायर क्या है, पेट्रोल, और बदले में ये बी को ₹500 देगा। तो यहाँ पे जो बी का एक्ट है वो पहले परफॉर्म हो गया और कंसिडरेशन ए की तरफ से जो ये अमाउंट है ये बाद में आई। ठीक है, सो दिस इज पास्ट कंसिडरेशन। नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंसिडरेशन। Present consideration is one in which one of the party to the contract has performed his part of the promise which constitute the consideration for the promisee by the other side is known as present consideration. In present consideration, both parties to promise perform their part of promise simultaneously. It is also known as executed consideration. ये वर्ड याद कर लेना। तो प्रेजेंट में क्या हो रहा है, आज मेरी बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं तेरे को अपना हॉर्स सेल करूँगी फॉर ₹1000। ₹1000। तो ये एक्सचेंज दोनों साइड से सेम टाइम पे हो रहा है, एट सेम टाइम। तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंसिडरेशन। ए ने अपना हॉर्स दिया, बी ने अपने पैसे दिए, ऑन द स्पॉट दोनों ने अपनी कंसिडरेशन परफॉर्म की, अपना एक्ट परफॉर्म किया। तो इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल देख लो, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। यू बाय फ्रूट फ्रॉम अ वेंडर। एक रेडी वाले से हम फ्रूट्स खरीदते हैं, इमीडिएटली उसको पे कर देते हैं। द पेमेंट इज टेकन एज एग्जीक्यूटेड और प्रेजेंट कंसिडरेशन। ऑन द स्पॉट पेमेंट करके हमने फ्रूट्स खरीद लिए, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड और प्रेजेंट कंसिडरेशन। लास्ट है हमारा फ्यूचर कंसिडरेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। फ्यूचर कंसिडरेशन में क्या होता है, फ्यूचर कंसिडरेशन इज अ टाइप ऑफ कंसिडरेशन इन विच वन पार्टी परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द प्रॉमिस इमीडिएटली and other party promises to perform his part of the promise on the future date. It is also known as executory promises. A और B दो पार्टीज हैं, ये इनमें समझ लो आज कॉन्ट्रैक्ट होता है जुलाई 1 को।
एक पार्टी, जो पार्टी ए है, वो अपना पेन 1 जुलाई को बी को दे देता है, बट बी क्या बोलता है, मैं मेरी जब सैलरी आएगी 10 जुलाई को, मैं उस दिन तेरे को पैसे दे दूंगा 10 रुपीज़। तो ये बन गया हमारा फ्यूचर कंसिडरेशन और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। एग्जाम्पल देख लो, ए अग्रीज टू सप्लाई व्हीट बैग्स टू बी, बी अग्रीज टू पे फॉर देम ऑन अ फ्यूचर डेट, द कंसिडरेशन इज द फ्यूचर कंसिडरेशन। ए ने बोला कि मैं तुझे अभी वीट का बैग दे दूंगा, और बी बोलता है मैं तेरे को एक फ्यूचर डेट पे, एक लेटर डेट पे उसकी पेमेंट कर दूंगा। तो ये बन गया फ्यूचर कंसिडरेशन। नेक्स्ट, अब कुछ एक्सेप्शंस हैं कंसिडरेशंस की, वो दी हुई हैं हमें अंडर सेक्शन 25। इसको पढ़ लेते हैं। Section 25 of Contract Act opens with the declaration that an agreement made without consideration is void, but there are some exceptions to this general rule such as। तो जो कंसिडरेशन की डेफिनेशन है वो हमें क्या बोलती है कि एक अग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, तो वो अग्रीमेंट क्या बन जाएगा हमारा, वॉइड कंसिडरेशन। लेकिन जो सेक्शन 25 है उसमें हमें इसकी कुछ एक्सेप्शंस दी हुई हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। एन अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड। अब सेक्शन 25 कह रहे हैं एक अग्रीमेंट है बिना कंसिडरेशन के वो वैलिड है। कैसे? अगर इफ इट इज मेड आउट ऑफ लव, नेचर, अफेक्शन, such agreement are enforceable when agreement is in written, ये याद रखना, in written and registered। out of love and affection अगर कोई अग्रीमेंट होता है तो वो एक वैलिड एग्रीमेंट होता है, चाहे उसमें कंसिडरेशन ना भी हो। बट ये जो हमारा एग्रीमेंट है वो रिटर्न में होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। अभी तक हमने कहीं नहीं पढ़ा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका रजिस्टर करवाना इम्पोर्टेंट है या कंपलसरी है। बट अगर वो विदाउट कंसिडरेशन और नेचुरल लव और अफेक्शन के अंडर बन रहा है तो उसका रजिस्टर और रिटर्न में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, राम आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रॉमिस टू गिव हिज सन श्याम हिज हाउस। एक फादर है वो प्रॉमिस करता है अपने सन को अपना घर देने के लिए। राम पुट हिज प्रॉमिस टू द श्याम इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड इट, दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो फादर ने एक रिटर्न रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि मैं अपना हाउस अपने सन को दे दूंगा विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो ये क्या बन जाएगा हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सेप्शंस टू द कंसिडरेशन। नेक्स्ट एक्सेप्शन है कंपनसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विसेज। वॉलंटरी सर्विसेज क्या होती हैं? कोई अपनी मर्जी से कोई काम करता है। A promise to compensate wholly or in part a person who has already voluntarily done something for which the promisor is enforceable। एक पर्सन अग्री करता है दूसरे पर्सन को कुछ कंपनसेट करने के लिए, कुछ अमाउंट पे करने के लिए, जब दूसरा बंदा एक वॉलंटरी सर्विस करता है उसके लिए। ए सर्विस शुड हैज़ बिन रेंडर वॉलेंटरी। अब इसके लिए एसेंशियल क्या है कि जो उसने सर्विस दी है, समझ लो बी ने, ए बी पार्टी समझ लो, और बी ने जो सर्विस दी है वो वॉलेंटरी होनी चाहिए, अपनी मर्जी से होनी चाहिए। फॉर द प्रोमिसर, और प्रोमिसर के लिए होनी चाहिए। इट इज़ इफ़ इट इज़ इनवॉलेंटरी रेंडर एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर सच सर्विस विल नॉट कवर अंडर दिस एक्सेप्शन। अगर तो ए ने डिज़ायर कर दिया कि तू मेरे लिए ये काम कर, तो वो तो फिर इसमें फॉल ही नहीं करेगा वॉलेंटरी सर्विसेज में, और ना ही फिर ये लायबल होएगा कंपनसेशन के लिए। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ए हस्बैंड बाय रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आफ्टर क्वेरल्स एंड डिसएग्रीमेंट बिटवीन हिम एंड हिज वाइफ promised to give his wife a sum of money for her maintenance and separate house. Such promise is unenforceable। हस्बैंड और वाइफ हैं, उनके बीच में लड़ाई हुई है, वाइफ ने लड़ाई झगड़ा करके हस्बैंड को मना लिया कि तू मेरे को मेंटेनेंस पे कर और एक सेपरेट घर लेके दे, तो ये अनएनफोर्सिएबल होएगा। इसमें तो हस्बैंड का वॉलेंटरी कंसेंट ही नहीं है, वॉलेंटरी वो करना ही नहीं चाहता। एक और एग्जांपल समझ लो, ए और बी हैं,
ए घर पे नहीं था, जब वो घर पे नहीं था तो उसके घर पे आग लग जाती है। तो जो बी है वो अपनी मर्जी से जाता है और उसकी घर की आग बुझा देता है। तो यहाँ पे बी को कुछ इंजरीज होती हैं, कुछ नुकसान होता है। तो ये जो एक्ट है बी ने वॉलेंटरी किया। अब इसमें जो बी है वो ए के द्वारा कंपनसेट किया जा सकता है। तो इसमें ए बी को कंपनसेशन पे करेगा क्योंकि बी का जो एक्ट है वो वॉलेंटरी एक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट एक्सेप्शन है हमारी अ प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। टाइम बार डेट होता क्या है? लॉ में एक एक्ट दिया हुआ है, लिमिटेशन एक्ट, जिसमें टाइम दिया हुआ है कि कब कौन से सूट के लिए हम कितने टाइम के अंडर अंडर एक बंदे को पे केस कर सकते हैं। तो वैसे टाइम बार डेट है, समझ लो ए ने बी को डेट दिया। अब बी को उस डेट ए को उस डेट को रिकवर करने के लिए एक लिमिटेड टाइम के अंदर बी को सू करना होता है, पर वो सू नहीं कर पाता। समझ लो 3 साल का टाइम था और 6 साल निकल गए हैं। तो ये होता है हमारा टाइम बार डेट। डेट जो कि लिमिटेशन पीरियड में जो दिया हुआ था वो टाइम निकल गया। अ टाइम बार डेट कैन नॉट बी रिकवर्ड एज पर द लॉ ऑफ लिमिटेशन। 3 साल के बाद टाइम बार था कि 3 साल में केस कर सकते हो। अगर वो नहीं कर पाता तो एज पर लॉ वो रिकवर नहीं हो सकता। हाउ एवर अ प्रॉमिस टू रीपे सच डेट विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड अंडर सेक्शन 25 क्लॉज 3 ऑफ द एक्ट। बट ये डेट रिकवर हो सकता है क्योंकि ए का राइट तो ख़त्म नहीं हुआ ना। ए तो फिर भी लाइबल है कि उसको पे करे, तो जो बी है वो उसको ये टाइम बार डेट पे कर सकता है और इसमें ए से कोई कंसिडरेशन की ज़रूरत भी नहीं है। अग्रीमेंट टू पे टाइम बार डेट इज़ एनफोर्सिएबल इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस। ये अग्रीमेंट फॉलोइंग कंडीशंस के द्वारा ही एनफोर्स करवाई सकती हैं। पहली तो जो डेट है वो टाइम बार्ड होना चाहिए। जो डेट है उसको रिकवर करने का टाइम निकल चुका होना चाहिए। डेटर प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। अब जहाँ पे जिसने डेट लिया है जो कि यहाँ पे है बी, वो प्रॉमिस करे खुद से उस डेट को पे करने के लिए, और ये प्रॉमिस क्या होना चाहिए? रिटर्न, लिखित में दिया होना चाहिए। द डेटर हैज साइंड द प्रॉमिस, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, और उस पे डेटर के साइन होने चाहिए। ये कंडीशंस फॉलो होंगी तभी ये टाइम बार डेट रिकवर हो सकता है। सेक्शन 25 में हमें दो एक्सप्लेनेशन दी हुई हैं, वो समझ लेते हैं। नथिंग इन दिस सेक्शन शेल अफेक्ट द वैलिडिटी एज बिटवीन द डोनर एंड डोनी इफ एनी गिफ्ट एक्चुअली मेड। डोनर क्या होता है? जो दान करता है। डोनी क्या होता है? जो वो दान रिसीव करता है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि इस सेक्शन में कोई भी चीज़ डोनर और डोनी के बीच में होने वाले किसी गिफ्ट एक्सचेंज को इनवैलिड नहीं करती, उसकी वैलिडिटी हमेशा रहती है। विच द कंसेंट एक्सप्लेनेशन टू एन एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ प्रोमिसर इज फ्रीली गिवन इज नॉट वॉइड। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें प्रोमिसर ने अपनी कंसेंट फ्रीली दी हुई है वो कभी भी वॉइड नहीं हो सकता। मेरे लिए बिकॉज द कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट, क्योंकि जो कंसिडरेशन है वो इनएडुकेट है। एडुकेसी पे हमने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा भी था। But inadequacy of the consideration may be taken into account by the court determining the question whether the consent of the promissory is freely given। हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी थी कि ए बी को अपना हाउस सेल करता है जिसकी वैल्यू होती है 1 करोड़, लेकिन यहाँ पे जो डील है वो कितने में होती है? 1 लाख में। अब इसमें इनएडिक्वेसी है, प्रॉपर वैल्यू तो नहीं मिल रही है, लेकिन ये वैलिड है अगर ए की जो कंसेंट है वो फ्रीली गिवन है। अगर तो बी ने उसको धमकाया है या फिर इंटॉक्सिकेट किया है या फिर कोई और क्वेश्चन किया है तो ये क्या बन जाएगा? ये तब भी वैलिड रहेगा, लेकिन ये कोर्ट के लिए एक क्वेश्चन बन जाएगा डिटरमाइन करने के लिए कि उसकी कंसेंट फ्री थी या नहीं थी। सेक्शन 25 में कुछ इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं, एग्जाम्पल्स दी हैं, हम वो पढ़ते हैं। A promises for no consideration to give 1000 रुपीज़, दिस इज़ अ void agreement। ए प्रॉमिस करता है बिना किसी कंसिडरेशन के बी को 1000 रुपये देने के लिए, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा void कॉन्ट्रैक्ट। ए फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन promises to give his son B ₹1000। A put his promise to B into writing
एंड रजिस्टर्ड इट, दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक्सेप्शंस पढ़ी थी हमने कि अगर आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन कोई एग्रीमेंट होता है रिटन और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, तो वो वैलिड है। तो ये हमारा हो जाएगा वैलिड कंसेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन विदाउट द कंसिडरेशन। A finds B's purse and give it to him. B promises to give rupees 50. This is a contract. अब यहाँ पे बी ने एक वॉलेंट्री एक्ट किया है, ए का पर्स ढूंढा है और उसको वापस दिया है, तो ए क्या कर रहा है, उसको कंपनसेट कर रहा है 50 रुपीज़। तो ये क्या है हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ एग्जाम्पल, A sport B's infant son. B promised to pay A expenses. In so doing, this is a contract. यहाँ पे बी क्या है, माइनर है, इन्फेंट सन है। ए प्रॉमिस करता है उसके सन को सपोर्ट करने के लिए, उसको मेडिकल या फिर जो भी नीड्स है उसकी फुलफिल करने के लिए। तो बी जो फादर है वो प्रॉमिस करता है उसको रीपे करने के लिए जो भी उसका खर्चा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए और बी 1,000 रुपीज़ बट द डेट इज़ बार्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट। ए ने बी को 1,000 रुपये दिए, बट अब वो पैसे रिकवर करने के लिए, वो डेट रिकवर करने के लिए लिमिटेशन पीरियड में, लिमिटेशन एक्ट में टाइम ख़त्म हो चुका है। ए साइंस रिटर्न प्रॉमिस टू पे 500 ऑन अकाउंट ऑफ द डेट, दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब बी लिखित में देता है साइन करके कि मैं तेरे को 500 रुपये उस डेट के रीपे कर दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, ए अग्री टू सेल ए हॉर्स वर्थ ₹1,000 for ₹10. A's consent to that agreement is freely given. The agreement is a contract notwithstanding the inadequacy of the consideration. ए अपना 1,000 रुपये की वैल्यू वाला हॉर्स 10 रुपये में देने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसकी जो कंसेंट है वो फ्री है, चाहे इनएडिक्वेसी है इसमें कंसिडरेशन की, फुल वैल्यू नहीं दी जा रही, लेकिन फिर भी ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। A agree to sell horse worth ₹1,000 for ₹10. A denies that this consent to the agreement was freely given. The inadequacy of the consideration is a fact which the court should take into the account in considering whether A's consent freely or not. अब यहाँ पे क्या है, ए का हॉर्स 10,000 की वैल्यू का है, बट वो 10 रुपये में सेल कर रहा है, पर यहाँ पे जो उसकी कंसेंट है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं देता, क्योंकि वो मना करता है कि मुझे अपना 1,000 रुपये का हॉर्स 10 रुपये में नहीं देना। तो ये कोर्ट के लिए एक क्वेश्चन बन जाता है कंसीडर करने का कि कंसेंट फ्री थी या नहीं थी। केस लॉ पढ़ लेते, ट्विडल वर्सेस अटकिसन 1861. In this case, the Court of Queen's Bench ruled that promisee cannot bring an action unless the consideration of promise moved to him. जो ए और बी है, ये प्रॉमिसर है, ये प्रॉमिसी है, ये प्रॉमिसी तब तक अपना एक्ट नहीं करेगा जब तक ये अपनी साइड से कोई कंसिडरेशन मूव ना करे। Consideration must move from the party entitled to sue upon the contract. No legal entitlement is conferred on the third party to an agreement. जो कंसिडरेशन है, जो पार्टी कंसिडरेशन दे रही है, सिर्फ उसी का ही लीगल टाइटल है, कोई थर्ड पार्टी उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकती। ये हमारा प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने वीडियो में पढ़ाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।